साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मज़ामा केम छो कसा आहेस। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर अपन चर्चा करेंगे कि ज्ञापन देना क्यों ज़रूरी है चीटिंग केस के मैटर में, और अगर ज्ञापन नहीं देंगे तो नुकसान क्या होगा और देंगे तो फ़ायदा क्या होगा। साथियों, फ़ायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा, इसको रखो साइड में। पहली बात आप समझ लो कि हमें करना क्या है, डिफेंस की प्लानिंग क्या है। अगर मामला चीटिंग का है और पुलिस जो है हमारे पीछे पड़ी हुई है, और चीटिंग 100, 200, 500 रुपये की नहीं है, चीटिंग है लाखों रुपए के अंदर। और चीटिंग के कई मोड होते हैं भाई। बेसिकली क्या है कि आपने पैसे इकट्ठे करे मार्केट से चिट फंड के नाम पर, उनका कहना कि भैया पैसे खा गए, पैसे आप दे नहीं रहे हो, आप जिम्मेदार हो गए। अमूमन यही केस होते हैं। कई बार ऐसा भी सकता है कि भाई आपके कोई रिलेटिव है, उनसे कोई पैसों का डिस्प्यूट हो गया आपका, उसने मुकदमा दर्ज करा दिया, तो इट में भी एक केस ऑफ चीटिंग। तीसरी बात, किससे आपने पैसे लिए कि भाई गवर्नमेंट जॉब लगवा दूंगा या जॉब लगवा दूंगा, और पैसे आप खा गए, तो उस सिनेरियो में क्या होगा। और चौथी जो कॉमनली स्थितियाँ दिखाई रहती है कि भाई साई पेटे जो है पैसे ले लिए, क्लियर है बात है, और पैसे खा गए, तो उस स्थिति में क्या होगा। देखो, हर क्राइम जो है वो डिपेंड करता है फैक्ट्स पे और कानून के वॉयलेशन पे। ये आवश्यक नहीं कि हर फैक्ट कानून का वॉयलेशन इंडिकेट करे। तो कानून क्या है पहले उसको पढ़ा करो, उसके बाद फैक्ट्स पे आया करो। उससे क्या आपको चीज़ समझने में ईजी रहेगा और निष्कर्ष जो है निकालने में ईजी रहेगा, और निष्कर्ष खुद ही निकाल लोगे आप। क्लियर है बात ये। साथियों, बेसिकली चीटिंग जो है उसको डील करता है सेक्शन 420 IPC। अब डील कर रहा है धारा 318 BNS। चीटिंग बेसिकली क्या है बताओ, क्या है चीटिंग? मालूम है आपको? अगर मानो तो भाई लिखो कमेंट बॉक्स में, नहीं है मालूम तो बात को समझो और सुनो। देखो, बेसिकली क्या होता है, हर आदमी कहता है कि मुझे ठग लिया। अरे ठगी अलग चीज़ है और चीटिंग अलग चीज़ है, ये नोट कर लो। ठगी अलग चीज़ है और चीटिंग अलग चीज़ है। चीटिंग का बेसिक एलिमेंट क्या है? फॉल्स प्रॉमिस। अब आप सबके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, भाई ये तो पॉइंट फ्रॉड का भी है, तो क्या फ्रॉड और चीटिंग अलग अलग है? भाई फ्रॉड बेसिकली एक सिविल रॉन्ग है, और फ्रॉड को डिफाइन किया गया धारा 17 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, और चीटिंग को जो है डिफाइन किया गया है BNS में, और इसके साथ साथ IPC के अंदर। चीटिंग क्या है? बेसिकली ऐसे प्रॉमिस करना जो कि फॉल्स है। क्लियर है? पर इसको करने के पीछे आपकी एक नीयत है, जिसको हम कहते हैं डेलिब्रेट इंटेंशन। वो क्या नीयत है? टू प्ले फ्रॉड, टू एक्ट फ्रॉडुलेंटली, जिसका अल्टीमेटली ऑब्जेक्ट क्या होगा, जिसको आपने इंड्यूस किया वो कोई ना कोई मनी जो है पार्ट विद करते हैं, या कोई ना कोई वैल्यूएबल थिंग जो है पार्ट विद करते हैं, जिसके लिए आप एलिजिबल नहीं हो। अल्टीमेटली वो चीज़ आपको मिल गई, आप तो खुश हो गए, अगला जो है लुट गया, और अगले को जो है नुकसान हो गया और आपको जो है फ़ायदा हो गया। सामान्य भाषा में यही है चीटिंग। क्लियर हो गया बात ये। तो हमने दो बात देखी कि चीटिंग के लिए एक्टिव इंड्यूसमेंट जरूरी है। मीन्स ऐसे प्रवचनाएं देना, ऐसी बातें कहना जो बातें आराम से जो है झूठी हैं, पर आपने विश्वास दिला दिया कि ये बातें सच्ची है, विश्वास करो, अगले ने विश्वास कर लिया और मारा गया। क्लियर है बात ये। उदाहरण के लिए मैंने आपसे कहा कि ये पेन जो है शहनशाह अकबर का है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, और ये पेन जो है मुझे उन्होंने गिफ्ट किया था, और अल्टीमेटली इस पेन का मैं जो है यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहे तो खरीद सकते हैं 2 लाख के अंदर। पर यह बात जब मैंने आपसे कही तो विश्वास नहीं होगा आपको, पर मैं इसको स्पेसिफिक करूंगा चीटिंग करने के लिए कि ये पेन जो है हमारे पुरखों को दिया, और हमारे पुरख जो है इसको यूज़ करते हुए रहते। अल्टीमेटली ये पेन मेरे हाथ लगा, और इसकी इंक जो है शाही इंक है, जो इसको यूज़ करेगा, इससे लिखेगा तो फ़ायदा होगा। तो पॉसिबिलिटी कि मैं ऐसे बात कह के किसी न किसी को इंड्यूस कर दूँ और ये पेन जो है बेच दूँ। जब मैं कोई ऐसी बात कह रहा हूँ तो वो बात क्या है? आराम से ही झूठी। ऑब्जेक्ट क्या है? उससे पैसे खींचना, बट इंड्यूसमेंट करते हुए उसको प्रवंचित कर रहा हूँ कि भाई इसको फ़ायदा क्या होगा, इसको यूज़ करने से आपको राजशाही फील होगा, इसको यूज़ करने से लोग आपसे पूछेंगे भाई ये पेन कहाँ से लेकर आए, ये यूनिक पेन है। क्लियर है बात ये। तो मैंने ऐसे फैक्ट्स कहे जिससे मेरी इंटेंशन जो है इंडिकेटिव है कि मैं डेलिबरेटली काम कर रहा हूँ, और मेरा अल्टीमेट ऑब्जेक्ट क्या है, अल्टीमेट एक्ट क्या है? टू एक्ट फ्रॉडुलेंटली। तो ऐसा सिनेरियो जो है चीटिंग को कॉन्स्टिट्यूट करेगा। यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि मामूली सिविल डिस्प्यूट या आपसे लेन देन के मामले जो हर घर में हो रहते हैं, दोस्तों में रहते हैं, पार्टनर में हो जाते हैं, किसी भी रूप में चीटिंग को कॉन्स्टिट्यूट नहीं करेंगे। अगर नहीं मानना है तो एक जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, दीपक गाबा बनाम स्टेट का, जाके आप पढ़ लेना कि सिविल डिस्प्यूट जो है वो चीटिंग नहीं होंगे। पर इसके बावजूद भी दुर्भाग्य है इस देश का कि पुलिस डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती है। कोई मामला लेके पहुंच गया फरियादी, और उसमें उनको दिख रहा है सिविल डिस्प्यूट है, तब भी केस बना देंगे चीटिंग का और आपको कर देंगे चार्जशीट। और कई बार ऐसा भी होता है कि जो फरियादी है वो केस लेके पहुंचता है चीटिंग का, स्पेसिफिक केस दिख भी रहा है कि बन रहा है, तब भी जो है FIR लगा देंगे कि भाई मामला बनता नहीं है, सिविल डिस्प्यूट है। तो बेसिकली फंस तो गया आरोपी। भाई करें तो क्या करें, झूल गया आरोपी। तो भाई पुलिस को फेस कर रहा है, फिर अल्टीमेटली थाने घूम रहा है, परेशान हो रहा है। तो फ्रॉम द इंसेप्शन ही मस्ट नो व्हाट इज राइट इन द लॉ, ताकि उसका शोषण या एक्सप्लॉयटेशन ना हो। कई बार ऐसा हो जाता है इन पर्सपेक्टिव में भी, थर्ड केस के अंदर, कि पुलिस जो है ओचंती में बुलवा लेती है, आपको दबाव बना लेती है, भाई FIR काट देंगे, गिरफ्तार कर लेंगे, रुपए दे रहा है क्या, तो आप घबरा के जो है रुपया दे देते हो। तो फर्स्ट आइडेंटिफाई कि यहाँ पर ऑफेंस हुआ है या नहीं हुआ है। तो मैंने आपको सेक्शन के एलिमेंट्स जो है बता दिए हैं। अब आपको देखना है फैक्ट्स की स्थितियाँ या केस की स्थितियाँ। फैक्ट नंबर 1, ए कहता है कि मैंने बी को उधार दिया,
उधार क्या है? बेसिकली एक सिविल डिस्प्यूट। उधार का मामला कहाँ चलेगा? सिविल कोर्ट में। नो केस ऑफ एफआईआर विल बी मेड आउट। तो वहाँ पर डरने की जरूरत नहीं है, एफआईआर कट सकती नहीं है, कट गई तो क्वैश होगी 100%। दूसरी बात, एक एग्जाम्पल और है कि ए कहता है बी से कि मैं तुम्हारी जॉब लगवा दूंगा, तुम मुझको जो है पैसे दे दो और तुम्हारा काम हो जाएगा। पहली बात तो बी खुद आरोपी बनेगा इस केस के अंदर, क्योंकि किसी को पैसे देना जॉब लगवाने के लिए, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, अपने आप में गैरकानूनी एक्ट है। तो अगर ऐसा एफआईआर है बी का तो उस पर काउंटर एफआईआर बनेगी बी के ऊपर। और इसके अलावा अगर ए के विरुद्ध साक्ष्य है कि उसने पैसे लिए तो ए भी जिम्मेदार बन जाएगा चीटिंग के केस में। तो ये हमने एक एग्जाम्पल ली है केस स्टडी के लिए। क्लियर है बात ये? इसके अलावा कोई रिश्तेदार ने आपको पैसे दे दिए और वो पैसे आपने नहीं लौटाए या उसका आप सामान लेकर आ गए, तो ये सिविल डिस्प्यूट्स हैं, दे आर नॉट द इंस्टेंस ऑफ चीटिंग। क्लियर है बात ये? तो हमें फैक्ट्स भी क्लियर हो गए इंसेप्शन पे रिगार्डिंग द केस स्टडी, हमें लॉ भी क्लियर हो गया। अब साथियों चीटिंग का मामला हो जाएगा, एफआईआर हो जाएगी, करना क्या है? देखो चीटिंग के मैटर में कभी भी एफआईआर सीधे कटती नहीं है, दिमाग में चीज़ सेट कर लो। चीटिंग के मामले में पुलिस जो है आपसे रिपोर्ट लेके रखेगी और उसके बाद फ़ोन कर देगी आरोपी को, थाने बुलवाएगी, चक्कर काटेगी 4 से 5 बार, तंग कर देगी उसको, भाई देख लो, बैठ जाओ, राजीनामा कर लो, जो करना है कर लो, बाहर कर लो, फिर हम एफआईआर काट देंगे, तकलीफ में आ जाओगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो जो काम पुलिस का वो पुलिस कर रही है। अब बेचारा आरोपी समझ नहीं पा रहा करूँ क्या। अब कुछ आरोपी होते हैं बहुत सीधे शर्मिले किस्म के कि सब हमने कुछ करा ही नहीं है, सर हमको माफ़ कर दो, ये कर दो, वो कर दो। तो जो लोग शर्माते हैं, बोल नहीं पाते हैं, पुलिस उनका ज़्यादा जो है शोषण करती है, उनको ज़्यादा जो है परेशान करती है। दिमाग में ये चीज़ सेट कर लूँ। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि कानून अगर आप जानेंगे, कानून को आप जो है पढ़ेंगे और कानून के एंगल से आप डिफेंड करेंगे तो आप बच जाएंगे। अदरवाइज़ क्या होगा? आप परेशान होते रह जाएंगे। तो डिफेंड का पहला एंगल क्या है? पढ़ो। साथियों मैं हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, तो मेरे फ्रेंड कहते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ने वालों को फ़ायदा मिलेगा। मैं कहता हूँ भाई क्यों, सुनने से क्या होगा? तो बोलते सुनने वालों को फ़ायदा तो है ही, पढ़ने वालों को अधिक फ़ायदा मिलेगा। मैं कहा भाई कैसे? तो बोले उसमें लिखा हुआ है कि जो ये पढ़े हनुमान चालीसा तो पढ़ो। तो इसका मतलब ग्रंथों को भी पढ़ने में जोर दिया गया। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अब एफआईआर को पढ़ो। अगर एफआईआर आपने नहीं पढ़ी तो एफआईआर बिना पढ़े कोई निष्कर्ष आप निकालने की स्थिति में हो तो फिर तो आप महान हो। तो इसलिए बिना पढ़े कोई निष्कर्ष मत निकालो। क्लियर है बात है? तो सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा कि हम एफआईआर को पढ़ेंगे। तो एफआईआर हमें कहाँ से मिलेगी? एफआईआर आजकल मिल जाती है ऑनलाइन, किसी वकील के पास नहीं जाना आपको, एफआईआर आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। अपना जो कंसर्न पुलिस का जो वेबसाइट है उस पर जाने का है, एफआईआर का लॉगिन करना है, कॉपी डाउनलोड कर लो, आपको काम हो जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। इजी काम है, कोई नीड टू वरी नहीं है। एफआईआर को पूरा पढ़ लो कि एफआईआर में ऑफेंस की डेट क्या है, एफआईआर जो है किस सेक्शंस में, और एफआईआर में फैक्ट्स क्या लिखे हुए हैं। अगर एलिगेशन सामान्य है, स्पेसिफिक नहीं है, ओमिनिबस है, तो वहाँ हमें फ़ायदा मिल जाएगा जजमेंट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जिसका टाइटल है कहकशां बनाम स्टेट ऑफ बिहार। जजमेंट है 8 फरवरी 2022 का। इसके अलावा जो एलिगेशंस हैं उसमें नेचर क्या बताया गया है ट्रांजेक्शंस का, भाई उधार का है या आपसे लेन देन है या पैसा लिया था, सेल डेट के पेटे वो चुकाया नहीं, तो इट इज़ बेसिकली एन अनडेस्ड मनी। अगर अनडेस्ड मनी नहीं दिया है, खा गए, फॉरफिट कर लिया, तो ऐसी स्थिति में जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोटोकॉल है वो लागू रहते हैं रिगार्डिंग द फॉरफिटर एंड अनडेस्ड मनी। और अगर पैसा खा लिया, गलत खा लिया, उसका रिफंड चाहिए तो उसके लिए दावा होगा। तो मेरा कहना है कि जहाँ पर रेमेडी सिविल है वहाँ पर फौजदारी केस जो है लाई नहीं करेगा। फौजदारी केस के लिए ये जरूरी है बताना कि अक्यूज ने जो है एक्ट करा डेलिबरेटली, उसका इंटेंशन था टू एक्ट फ्रॉडुलेंटली, और उसने ऐसा एक्ट करते हुए हमें इंड्यूस किया। जो फैक्ट बताया वो आराम से झूठे थे और झूठे फैक्ट्स को प्लीड करते हुए वो हमसे बेनिफिट ले गया। और अगर फैक्ट्स सच्चे मालूम होते कि ये फैक्ट्स इस तरह से नहीं इस तरह से हैं तो हम डेफिनेटली मनी या प्रॉपर्टी जो है पार्ट विद नहीं करते। तो ये एलिमेंट, ये स्पेसिफिकेशन फाइल पे होना चाहिए। जब तक नहीं है तो केस मेड आउट नहीं होगा। आई एम गोइंग टू एम्फेसाइज ऑन दैट पॉइंट। इस पर जो है विशेष आप ध्यान रखिएगा। साथियों एफआईआर को पढ़ने के बाद अगला हमारा स्टेप क्या है? एंटीसिपेटरी लगाएं या क्वेश्चन लगाएं? क्या लगाएं? आपको कुछ भी नहीं लगाना है अभी। आप एफआईआर को पढ़ने के बाद एफआईआर में जो आरोप है उसका जवाब लिखो, जिसको हम बोलते हैं ज्ञापन या स्पष्टीकरण। अगर स्पष्टीकरण नहीं है तो कैसे काम चलेगा? अरे जब हम स्कूल में थे, कोई ना कोई कांड कर दिया हम लोगों ने, मैटर पहुंच गया प्रिंसिपल के पास में, प्रिंसिपल ने क्या किया, जो विक्टिम है वो खड़ा हुआ है और हमें बुला लिया, फिर लगाया फ़ोन हमारे पेरेंट्स को, बुलाइए इनके पेरेंट्स को, बदतमीजी के साले ये ऐसा करते हैं स्कूल के अंदर। और फिर हमारे पेरेंट्स आते थे और फिर हमसे जो है पूछताछ होती थी, फिर हम जवाब देते थे। अल्टीमेटली जवाब सही लगते थे तो बच जाते थे, जैसे जवाब नहीं दिए वो वैसे मारे गए। तो मेरा कहना ये कि हम बचपन से डिफेंस खेलते हुए आ रहे हैं, अब तो रियल में खेलने का मौका मिला है तो डिफेंस खेलने का ना भाई, रखने का डिफेंस। जब तक नहीं बोलोगे, स्पष्टीकरण नहीं दोगे तो मारे जाओगे। स्पष्टीकरण दो, बट स्पष्टीकरण मुंह से नहीं देना है, मौखिक नहीं देना है, वो देना है हाथ से। लिखो, हर एक बात को लिखो, जितना लिखोगे उतना फ़ायदा होगा। और कहते भी है ना कि 100 बका और 1 लिखा, लिखो हर एक बात को। पर लिखने का मतलब ये नहीं है कि अपन लिख रहे हैं कोई लव लेटर। लिखने का मतलब ये कि एक ऐसा ड्राफ्ट तैयार करो जो पुलिस के पसीने निकाल दे, पुलिस के होश उड़ा दे कि भाई अगर इस पर जाँच नहीं करी तो मारे जाएंगे। और आपको एक बात बता दूँ कि आपको भी अधिकार है
टू डिफेंड इन अ प्रॉपर वे, आपको भी अधिकार है टू गेट द फेयर इन्वेस्टिगेशन। तो आप सबसे पहले एफआईआर का कंटेंट क्या उसको लिखो, आपका स्टैंड क्या उसको लिखो, एलिगेशंस फॉल्स क्या उसको लिखो, लॉ पॉइंट क्या उसको लिखो, और एक प्रॉपर ज्ञापन बना के सौंप दो और ये लिख दो कि 15 दिवस में इसमें जांच करें, मुझे अवगत कराएं, मेरा ईमेल आईडी ये है, फ़ोन नंबर ये है, अगर आप नहीं कराते हैं, जबरन कानूनी कार्रवाई करते हैं तो मुझे जो है अग्रिम जो है आदेश हाईकोर्ट से प्राप्त करने पड़ेंगे रिगार्डिंग द फेयर इन्वेस्टिगेशन। एक बात ध्यान रखिएगा कि इन मामलों में पुलिस अगर आपको तलब कर रही है, आपको टारगेट कर रही है, बार बार सिपाही भेज रही है, तो इसका मतलब दे इंटर एलिया इंटेंट टू अरेस्ट यू। जबकि इन मामलों में सीधी गिरफ्तारियां वर्जित है, नहीं कर सकते हैं। जजमेंट है रिनी जौहर बनाम स्टेट ऑफ एमपी का, उसमें किया था पुलिस वालों ने, उन सब पे लगी पेनल्टी 5-5 लाख रुपए की। इसलिए मैं कह रहा हूँ जो लोग लड़े हैं ना, उन्होंने इतिहास रच दिया, पॉइंट बना के गए हमारे लिए। इसके अलावा इंपॉर्टेंट जजमेंट है अर्नेस्ट बनाम स्टेट ऑफ बिहार का, वहाँ भी इंपेरेटिव है कि जो मामले 7 ईयर इम्प्रिजनमेंट तक के हैं वहाँ गिरफ्तार ना करें, वहाँ 41A का जो है कंप्लाइंस करें। ये लोग क्या करते हैं, रिकवरी के नाम पे कस्टोडियल इंट्रोगेशन मांगते हैं, जबकि रिकवरी बेसिस नहीं है कस्टोडियल इंट्रोगेशन का। रिकवरी कब बेसिस बनेगा कि जब रिकवरी में इस तरह की बरामदगियाँ होनी है जिससे केस में जो सफलता मिलने की स्थितियां हैं रिगार्डिंग द मटेरियल एविडेंस वो होंगी। अब पैसा है, ले लिया आपने, वो तो आप खुद ही करो, लिया है हमने, इसमें क्या हो गया। तो बेसिकली अगर पैसा लिया है, सिविल डिस्प्यूट है और आप खुद भी इसको डिनाई नहीं कर रहे हो, तो देन व्हाट रिकवरी इज टू बी डन। और अगर वॉलंटरली आरोपी जो है रिफंड कर रहा है पैसा, अगर डिस्प्यूट दिख भी रहा है, रिफंड कर भी रहा है, तो क्या प्रॉब्लम आ गई उसमें, तो क्या इसके लिए अरेस्ट कर लोगे उसको। तो इसलिए बार बार मैं जोर दे रहा हूँ इस बात के ऊपर कि अगर पुलिस पीछा कर रही है, आपके पास बार बार आ रही है, आपको 41A CRPC का नोटिस नहीं दे रही है, धारा 35 सब क्लॉज 3 BENSS का नोटिस नहीं दे रही है, तो आपको जाना है इमीडिएटली क्वेश्चनिंग में या एंटीसिपेटरी बेल में। इसके अलावा आपको कोई स्थिति जो है दिखाई नहीं देती है इस तरह के मामलों में एंटीसिपेटरी या क्वेश्चनिंग में जाने की। तो आपको ज्ञापन सौंपना मस्ट है, ज्ञापन में कार्रवाई नहीं करते हैं, देन हमें जाना है हाईकोर्ट फॉर फेयर इन्वेस्टिगेशन। इन द मीन वाइल तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, देन एंटीसिपेटरी और क्वेश्चनिंग में हम जा सकते हैं। देखो आप सरेंडर हो जाओगे, लॉक इन से लड़ लोगे, वो सब बात की बात है। एक बार गिरफ्तार कर लिए गए, अंदर पहुंच गए, तो फिर आप अंदर ही पहुंच गए, फिर 2 हफ्ते 3 हफ्ते 4 हफ्ते कब आओगे पता ही नहीं है। तो इसलिए जो भी रास्ते डिफेंस के हैं वो सब लेने अपने को, और सारे पैतरेबाजी जो है अपने को लेनी पड़ेंगी, अडॉप्ट करनी पड़ेंगी, तभी अपन बच पाएंगे, अदरवाइज मारे जाएंगे। भाई बेसिकली एक झूठा मुकदमा है, सिविल डिस्प्यूट है, पुलिस ने बना दिया फौजदारी केस, पुलिस सारी रिकवरी करवाना, और आप ये कह रहे हो कि भाई इसमें सिविल राइट्स से होने। तो ऐसे सिनेरियो में एक बात ध्यान रखिएगा कि पुलिस बुला रही है, परेशान कर रही है, ब्राइब की डिमांड कर रही है, गो टू एंटी करप्शन और उनको ट्रैप करो। और एक बात जो है विशेषता ध्यान रखो कि अगर पुलिस आपको धमका रही है फ़ोन के ऊपर, तो फ़ोन जो है रिकॉर्डिंग मोड पर रखो। थाने जो है आपको अकेले नहीं जाना है, अपने जो एडवोकेट साहब हैं उनको साथ में लेके जाओ। और कई बार परिवादी का आरोप होता भी है कि कंसेंट जो थाना है वो मिल गया है आरोपी से, तो वो जाता है एसपी के पास में, एसपी जांच सौंपता है एडिशनल एसपी को, एसपी को, फिर वो बुला के तंग करते हैं। तो हर एक स्टेप पर आपके जिम्मे रिकॉर्डर रहना चाहिए, हर एक स्टेप पर वो क्या कार्रवाई कर रहे हैं आपके संज्ञान में रहनी चाहिए। और एक बात ध्यान रखिएगा कि जब तक आपको 41A CRPC का नोटिस नहीं दे रहे हैं, ड्यू कंप्लाइंसेस नहीं कर रहे हैं, हैरेस कर रहे हैं, तो वहाँ पर बगैर प्रोटेक्शन का आपको नहीं जाना है। प्रोटेक्शन करना क्या है, क्वेश्चन में चले जाओ या एंटीसिपेटर में चले जाओ, विच एवर इज एप्लीकेबल। बट सारी कागजी कार्रवाई करने के बाद में, कागजी कार्रवाई हमने करी नहीं, हम पहुंच गए हवाईबाजी करने, जज क्वेरी कर रहा है, हम बता ही नहीं पा रहे हैं। तो आपका होमवर्क पूरा होना चाहिए, और होमवर्क ऐसा होना चाहिए, वकील आर्गूमेंट कर रहा है तो उसको पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़े कि भाई फैक्ट्स क्या है, कन्फ्यूजन क्या है। ही मस्ट बी वेरी मच क्लेवर कि ये फैक्ट्स हैं और इस तरह से ये फैक्ट्स झूठे हैं और इस तरह से लॉ पॉइंट है और मेरे क्लाइंट ने ये कॉपरेशन करा और इस तरह से हमें जो है वर्कआउट करना है। अगर आपने प्रॉपर होमवर्क कर लिया, करवा दिया अपने वकील साहब को, तो आप जीत में हो, आपकी बल्ले बल्ले। पर आप होमवर्क करा ही नहीं पा रहे हो, आलतू फालतू की बातें कर रहे हो, मैं जीत तो जाऊंगा ना, भरी तो हो जाऊंगा ना, क्वेश्चन तो हो जाएगा ना, ये तो हो जाएगा ना, तो मारे जाओगे। भाई सामने से ट्रेन चल रही है, ये मान के चलो, और ये वही सीन है, एक पिक्चर आई थी आमिर खान की, वो भाग रहा है पटरी के ऊपर, ये मान लो सामने ट्रेन आई हो, आप टूवर्ड्स ट्रेन भाग रहे हो। अब क्लिक किया है कि आपको किस टाइम पर जो है टर्न लेना है, अगर टर्न नहीं ले पाए तो ट्रेन जो है काटते हुए निकल जाएगी आपको। तो वैसी स्थिति यहाँ पर है कि सामने से ट्रेन आ रही है, प्रोसिक्यूशन की धड़ाधड़ तरीके से आ रही है, गिरफ्तार करना है, पकड़ना है, और आप जो है भाग नहीं रहे हो, आप टूवर्ड्स ट्रेन भाग रहे हो, ये मांग के चलना। तो अगर प्रॉपर डिफेंड नहीं करा आपने अपने आप को, प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं बनाई, प्रॉपर आपका ब्रीफ नहीं है, प्रॉपर आपके नोट्स तैयार नहीं है, तो आप डिफेंड कर ही नहीं पाओगे। आप चाहे लगाओ एंटीसिपेटरी, चाहे लगाओ क्वेश्चनिंग, चाहे कितना ही रोलोगे हम निर्दोष है, कोई नहीं सुनेगा आपको। इसलिए जो जमाना है वैसा ही चलना पड़ेगा, जैसी रीत है वैसे ही फॉलो करनी पड़ेगी। तो रीत क्या है कि अगर अपराध किया तो एफआईआर भी होगा, जेल भी जाओगे, पर रीत ये भी है कि अगर आपने कुछ नहीं किया है और ज्ञापन है और पुलिस जांच नहीं कर रही है, आपके राइट्स को इन्फ्रिंग कर रही है, एफआईआर सामान्य है, तो वहां पर हम एंटीसिपेटरी या क्वेश्चन का बेनिफिट ले सकते हैं। तो जब राहत है, रेमेडीज है, तो बेनिफिट क्यों नहीं लेते हो भाई। इसलिए केस को आइडेंटिफाई करो, प्रॉपर ज्ञापन रेडी करो, प्रॉपर स्पष्टीकरण दो, और उसके बाद रेमेडीज जो है अवेल करो। अगर आप चूक गए, बोले नहीं कि आपने जहमत नहीं उठाई लड़ने की, तो आप मारे जाओगे, कोई भी आपको राहत नहीं मिलने वाली है। तो राहत का बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि आपको एज एन आरोपी स्वयं को ट्रीट करना है, और आरोपी के पास जो पैतरे हैं बचने के कानून में उसको सारे अपनाने पड़ेंगे। अगर आप नहीं अपनाओगे तो आप ही मारे जाओगे, आपके राइट्स अफेक्ट होंगे। भाई बेसिकली आप इनोसेंट हो, पर इनोसेंट
कह देने मात्र से आप इनोसेंट नहीं हो जाओगे, आपको इनोसेंट अपने आप को स्टैंड भी करना पड़ेगा। यू हैव टू शो नॉन कंप्लाइंसेज, यू हैव टू शो इन्फ्रिंगमेंट ऑफ लॉ ऑन द पार्ट ऑफ प्रोसिक्यूशन, अपार्ट फ्रॉम दैट प्रोसिक्यूशन इज बैड इन लॉ, और इसमें नियम कायदे कानून जो है फॉलो नहीं हुए। हर एक चीज़ पे आपको डिफेंड करना है। डिफेंड करने का प्रिंसिपल बहुत है, पर डिफेंड करने के लिए मानसिकता होनी चाहिए। अगर मानसिकता नहीं तो नहीं लड़ पाओगे। और एक बात आखिरी कहना चाहता हूँ कि अपने पापा मम्मी का जो है ना उंगलियां पकड़ना छोड़ दो भाई। हर जगह मैंने देखा है कि डिफेंस की तैयारी करनी है, पापा से बोल लो, मम्मी से बोल लो, अंकल से बोल लो, आंटी से बोल लो। अरे जेल आप जाओगे नहीं, घर वाले आपके, तैयारी पूरी कर लो। वो लोग आपको सपोर्ट कर देंगे मेंटली, पर लीगली क्या करना है, लीगली कैसे फाइट करना है, वो लोग सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। यू आर द मास्टर ऑफ द फैक्ट्स, फैक्ट्स आपको जानकारी में, गलत फैक्ट्स क्या है ये भी आपकी जानकारी में, और उसका सही जवाब क्या है ये भी आपकी जानकारी में। तो इसको प्रॉपर पिरो दो फर्स्ट लाइन के अंदर, जिसको हम कहते हैं असेसमेंट ऑफ द केस। उसके बाद जो वकील के पास में और प्रॉपर जो है आपका लिखा हुआ स्पष्टीकरण उसको सबमिट करो। आवश्यकता होने पर एंटिसिपेटरी या क्वेश्चन की रेमेडी लो, रेस्ट देयर इज नो नीड टू वरी। तो मैंने आपको समझा दिया कि क्या करना है, कैसे करना है और किस तरह से हमको डिफेंड करना है ऐसे मामलों के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ कि आज हमें जानकारियाँ प्रॉपर तरीके से मिली और हम ये संकल्पित हो जाएं कि हम डिफेंड करेंगे और डिफेंड करके ही रहेंगे। साथियों जल्दी मिलते हैं हम एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।